बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर से आकाश आनंद को एज अ नेशनल कोऑर्डिनेटर अपॉइंट कर दिया है और ये फैसला तब लिया गया है जब 1 महीने पहले मायावती ने आकाश आनंद को सैक किया था। आकाश आनंद जो है वो मायावती के भतीजे हैं और 1 महीने पहले जब उन्हें इस पोस्ट से हटाया गया था तो मायावती ने कहा था कि उन्हें पॉलिटिकल मैच्योरिटी की जरूरत है इस रोल को निभाने के लिए। तो सवाल है कि 1 महीने के अंदर ऐसी कैसी मैच्योरिटी आकाश आनंद में आ गई और मायावती के इस फैसले की वजह क्या है? क्या इसके पीछे चंद्रशेखर आजाद के पॉलिटिकल राइज भी एक रीजन है? और आकाश आनंद के वापस बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने से बीएसपी में क्या क्या चेंजेस आएंगे और पार्टी का प्रोस्पेक्ट जो है वो आने वाले इलेक्शंस में कितना इंप्रूव होगा, इन सब के बारे में बात करेंगे हमारे यूपी के ब्यूरो चीफ कुमार अभिषेक से। अभिषेक, बताइए कि ये अचानक ये जो यू टर्न हुआ है बीएसपी मायावती का आकाश आनंद को लेकर के, इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? देखिए, मुझे इस यू टर्न में कोई मैं इसे बिल्कुल अलग तरीके से नहीं देख रहा हूँ। बड़ा ही एक्सपेक्टेड लाइंस पर ये जरूर है कि उम्मीद की जा रही है कि शायद थोड़ा और वक्त अभी लगेगा, लेकिन जैसा आपने अपने में जिक्र किया चंद्रशेखर आजाद रावण का, तो एक बड़ी वजह है मुझे लगता है इस वक्त तुरंत से आकाश आनंद को दोबारा रीप्रोड्यूस करने के पीछे। आकाश आनंद जिस तरीके से अनसेरेमोनियसली हटा दिए गए थे चुनाव के बीच और चुनाव के तुरंत बाद अगर कोई एक चेहरा राइज करके सामने आया है दलित यूथ आइकॉन जैसा बनता हुआ और संसद में जो बोलेगा, संसद में जिसकी चर्चा होगी, जो मीडिया में दलित मुद्दों को रखेगा, वो निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आजाद रहा। लेकिन मायावती ने इमेच्योर कह के हटाया और महज 1-1.25 महीने के अंदर ही दोबारा उन्हें रीइंस्टेट कर दिया। इसके पीछे की जो वजह है, देखिए, मैं इसको चुनाव से जोड़ करके अगर आप देखेंगे तो मैं इसे एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट मानता हूँ। मुझे लगता है कि ये एक रणनीतिक ऐसा फैसला था जो मायावती ने उस वक्त लिया था। ये जरूर है कि उन्होंने इसे टर्म किया, ये इमेच्योर, जब तक ये पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो जाते तब तक इन्हें बाहर रखा जाएगा। लेकिन जो सवाल आपने उठाया कि क्या सचमुच 1-1.25 महीने में, 1.5 महीने में वो इतने मैच्योर हो गए कि दोबारा उसी पद पर आ जाएं और दोबारा उससे ज्यादा ताकत और उससे ज्यादा अधिकारों के साथ आए, तो इसका आंसर पॉलिटिकली अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर ये है कि मायावती ने उस वक्त सियासी फैसला लिया था और अब चुनाव के बाद वो फैसला सही दिखाई दे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको भी थोड़ा सा समझिए। देखिए, जब मायावती ने हटाया तो लगभग 3 चरण के चुनाव खत्म हो चुके, 3-4 चरण के चुनाव खत्म होने वाले थे और आकाश आनंद जो है वो लगभग सारे क्षेत्रों में घूम चुके, सभी जोन्स में उनकी रैली हो चुकी। थर्ड फेज के चुनाव के बाद मायावती को ये समझ में आ गया था कि आकाश आनंद को इंट्रोड्यूस करने के बावजूद, उनके लगातार बड़े ही जोरदार ढंग से कैंपेन करने के बावजूद बसपा को कोई बहुत टेंजिबल टर्म्स में फायदा नहीं हो रहा है, बसपा को सीटें मिलती हुई नहीं दिख रही। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो उनका तुरूप का इक्का है, जो कि उनका फ्यूचर है, जो कि पार्टी का नेता होने वाला है, जो उनकी विरासत है, कहीं उसकी क्रैश लैंडिंग ना हो। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप देखेंगे कि जब चुनाव के नतीजे आए तो जिस सीट से चंद्रशेखर आजाद रावण, जिस नगीना सीट से जीत करके सांसद बने हैं, पहली सभा आकाश आनंद की उसी सीट पर लगाई गई थी उत्तर प्रदेश में। वहां से उनका पहला चुनाव प्रचार शुरू किया गया और नगीना वो सीट है जहां से मायावती ने अपना सियासी करियर पहला शुरू किया था। तो वो सीट बहुत अहम है और ये पूरी कहानी कह देगी। जब रिजल्ट आता है तो चंद्रशेखर आजाद रावण उस सीट को जीत जाते हैं। जो बसपा का कैंडिडेट है वो 4थे नंबर पर होता है और उसको उसके वोट कितने मिले मालूम है? उसे 13,000 ही वोट। और जो बीएसपी का कैंडिडेट और चंद्रशेखर आजाद रावण का जो मार्जिन है इन दोनों के बीच का, तो 4,99,000 से ज्यादा मार्जिन, यानी कि लगभग 5,000 का गैप जो था वो बसपा के कैंडिडेट और चंद्रशेखर आजाद रावण का को जो वोट मिले उसके बीच का था। तो उस वक्त तो ये जरूर लगा कि मायावती ने ऐसा डिसीजन ले लिया है, ये गलत हो सकता है।
लेकिन जब आप उन आंकड़ों को देखते हैं तो समझ में आता है कि मायावती ने अगर वो डिसीजन नहीं लिया होता तो आज आकाश आनंद की पूरी मीडिया में जगहसाई हो रही होती, हद पिट रही होती कि देखिए इतना कैंपेन करने के बाद भी सुन बटा सन्नाटा रहा और आकाश आनंद कुछ नहीं कर पाए। लेकिन मायावती ने मेरे हिसाब से एक पॉलिटिकल रिपोर्टर होने के नाते जो मैं समझ रहा हूँ वो ये कि मायावती ने उस वक्त सही भापा, अपने भतीजे को बाहर किया और अब दोबारा से जब उन्हें लेकर के आई है तो ज्यादा ताकत के साथ। अच्छा, ये बताइए अभिषेक कि ये जो कल जो डिसीजन लिया ये बीएसपी की रिव्यू की मीटिंग थी जिसमें भी मायावती भी थे और अभी आकाश आनंद भी थे। इस रिव्यू मीटिंग में क्या चीजें निकल के आई, ऐसा मतलब जो भी एनालिसिस इन लोगों ने किया, क्या लगता है कि बीएसपी के इस पुअर परफॉर्मेंस के पीछे जो आपके भी आप एज अ रिपोर्टर भी आप भी वहां पे लोगों से बात किए हुए, बीएसपी के नेताओं से भी आपने बात की होगी, उनका खुद का क्या आकलन है, क्या वजह रही बीएसपी के इतने खराब परफॉर्मेंस की लोकसभा इलेक्शन में? देखिए बीएसपी के कई वजह रही। हालांकि बीएसपी ने एक वजह रिलीज में जिसे मायावती के हस्ताक्षर से जारी किया गया इस मीटिंग के बाद, उसमें वही रीजन दिया गया है जो बीजेपी ने भी माना है कि उसका रीजन वही है, यानी कि संविधान को खत्म कर देने की जो बात पूरे चुनाव में चली कि संविधान खत्म हो जाएगा और आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदलेगा और आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये एक ऐसी बड़ी वजह बसपा ने अपने भीतर से उसको निकाला है। उसे लगता है कि इसने उनका भी नुकसान किया। दलितों को ये लगा कि मायावती अब जीत नहीं रही है और मायावती जब जीतने की स्थिति में नहीं है तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका संविधान बदल जाए और उनका आरक्षण छिल जाए, इसलिए बसपा से अलग होकर उन्होंने इंडिया अलायंस को वोट किया। लेकिन निश्चित तौर पर मायावती के साथ दरअसल अब कोई वोट बैंक बचा नहीं है सिवाय जो जाटव है, दलितों में भी जो जाटव है। तो अगर आप देखेंगे तो मायावती ने जैसे ही चुनाव के नतीजे आए तो मायावती ने कहा कि क्योंकि वो मानकर चल रही थी कि उन्होंने 20 सीट से ज्यादा मुसलमानों को दिए और समाजवादी पार्टी ने 4 मुसलमान दिए, बीजेपी ने 1 भी नहीं दिया, तो उन्होंने बकायदा कहा कि मुसलमानों को हमने इतने टिकट दिए और मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया, तो हमें आगे से बहुत सोच समझ करके मुसलमानों को टिकट देना होगा। तो देखिए मायावती का वोट जो अपना वोट बैंक था, जो उनका समीकरण था, वो खिसक चुका था। दूसरी बात, दलितों में जो बहुत बड़ा टेंट लगा, खासकर जो नॉन जाटव दलित थे जो कभी बीजेपी के वोटर हुआ करते थे, मायावती के बड़े वोटर कभी हुआ करते थे, वो पूरी की पूरी तरीके से खिसक गए। बीजेपी का भी मानना है कि उसकी हार की वजह भी यही है और बसपा का भी मानना है कि जो ये फैलाया गया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, इसने एक तरीके से जो दलित वोट बैंक है उसको पूरी तरीके से मूव कर दिया इंडिया गठबंधन की तरफ। ये बसपा के लोग मानते हैं, लेकिन बड़ा तबका उनका ये मानता है कि सिर्फ एक वजह नहीं, बसपा का लगातार कमजोर होता जाना, 2012 के बाद से बसपा का लगातार ग्राफ गिर रहा है, उसका वोट बैंक गिरता जा रहा है और जिस तरीके से मायावती ने पार्टी चलाई है वो बहुत बड़ी वजह रही है। हालांकि इसे खुले तौर पर कोई नहीं मानता, दबे जुबान में सभी। जो मायावती के पार्टी में मायावती के बाद कोई बड़े नेता नहीं है, सेकेंड रैंक ऑफ लीडर इन लोगों ने खड़ा नहीं किया है। आकाश आनंद के वापस नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने से बीएसपी का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं आने वाले इलेक्शंस में, क्योंकि अब 2027 में यूपी इलेक्शंस भी और अभी बाई इलेक्शंस भी स्टेट्स में होने वाले हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या आकाश आनंद बीएसपी के फॉर्च्यून को चेंज कर पाएंगे? देखिए उम्मीद भी दुनिया का है, लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद इस वक्त दलित लीडरशिप को लेकर के दलित चेहरे के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, तो मायावती के बाद आप किसी और बुजुर्ग चेहरे से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बसपा को रिवाइव करे। दूसरी बात, मायावती और बसपा दोनों ने कहीं ना कहीं बसपा का कोई और लीडरशिप अब ऐसा नहीं बचा है जिसके अंदर कोई स्पार्क हो जो पूरी पार्टी को आगे लेकर के चल सके। मायावती इकलौती ऐसी नेता है, सुप्रीम नेता है जिनका वर्ड ही आखिरी वर्ड होता है। ऐसे में मायावती के बाद क्या बसपा खत्म हो जाएगी, इसकी बहुत समय से चर्चा चल रही है। लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टियों की तरह अब बीएसपी जो कि कार्डर बेस्ड पार्टी थी, बीएसपी जो कि बहुजन मूवमेंट से निकली हुई पार्टी थी, एक मिशन
दलित मिशन के तहत बनी हुई पार्टी थी। पिछले अगर 1.5-2 दशक देखेंगे तो वो धीरे धीरे मायावती की अपनी पार्टी बनकर रह गई। उसके साथ जितनी भी जुड़ी हुई चीजें थी वो थोड़ी गौन हुई, लेकिन दलितों की भी सबसे प्रभावी पार्टी वही थी। पूरे देश में कभी इसका, पूरे उत्तर भारत में पंजाब, राजस्थान, सभी जगहों पर इसका प्रभाव था, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, लेकिन अब ये बहुत कुछ सिमट करके उत्तर प्रदेश तक रह गई और उत्तर प्रदेश में भी इनका प्रभाव काफी कम हो गया। ऐसे में अब जबकि जो यूथ है, जो कि दलित यूथ है, एक एस्पिरेशनल यूथ है जो कि लीडरशिप की तरफ देख रहा है। आप देखेंगे तो सारी पार्टियों के भीतर से जब नई लीडरशिप आ रही है, ऐसे में बसपा को भी अपना नया नेतृत्व देना था, तो नया नेतृत्व उनके पास बाहर से आता, ऐसा तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उनके सारे नेतृत्व धीरे धीरे लीडरशिप उनकी या तो दूसरी पार्टियों में चली गई या खत्म हो गई। अब उनके पास जो एकमात्र उन्होंने जो लीडरशिप पिछले कुछ समय से जिसे ग्रूम किया वो थे आकाश आनंद। वो चाहे अखिलेश यादव के साथ जब उन्होंने अपनी पार्टी का गठबंधन किया था तब भी आकाश आनंद साथ साथ दिखे थे, यानी कि मायावती काफी वक्त से आकाश आनंद को ग्रूम कर रही थी, मीटिंग दर मीटिंग उनकी चर्चा हो रही थी और धीरे धीरे ये माइंडसेट में बहुजन समाज पार्टी के भीतर जा रहा था कि आकाश ही उसको लीड करेंगे। और मायावती ने आकाश को वक्त पर अपना एक तरीके से उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो मुझे लगता है कि आकाश आनंद ही होंगे जो पार्टी को अगर फॉर्च्यून कभी रिवाइव होना होगा तो वो आकाश ही कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अगर आप उनके भाषणों को देख लें, क्योंकि अगर आप उनके हाव भाव को देख लें, अगर आप उनकी विचारधारा को देख लें, तो मैंने भी उनका इंटरव्यू किया था इलेक्शन शुरू होने के पहले, तो मैंने ये पाया कि आकाश के भीतर जो बहुजन की विचारधारा है वो कहीं ना कहीं घुट्टी बन करके उनके भीतर भरी हुई है। तो एक यूथ होना, एक बहुजन आइकॉन की तरह, एक पढ़ा लिखा, एक ऐसा जो कि बीएसपी की विचारधारा को कम से कम पार्टी के लेवल से, परिवार की तरफ से समझता हुआ आ रहा है, उसे मायावती ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया। वो अब आगे लेकर के जाए। वो ऐसा नेतृत्व है जो कि कहीं ना कहीं नए तरीके से, नए जमाने की तरह, यूथ की तरह, एस्पिरेशनल एक यूथ की तरह सोचता है। तो वो इतना करेगा, लेकिन क्या वो फॉर्च्यून रिवाइव कर पाएगा, क्या वो पार्टी की दशा और दिशा बदल पाएगा, देखिए ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन मुझे लगता है कि बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल जो है बसपा के भीतर में आकाश आनंद ही है और मायावती ने उसी पे नाम। क्योंकि सवाल इसीलिए मैंने ये पूछा कि वो फॉर्च्यून रिवाइव कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अब बीएसपी के सामने एक चंद्रशेखर आजाद नाम का एक तूफान भी खड़ा है। और एक चंद्रशेखर आजाद जो है वो एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आकर के अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं, और आकाश आनंद फिर वही जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जिसको लेके बहुत क्रिटिसिज्म होती है कि भाई भतीजावाद नहीं होती है, अगर मायावती अपने भतीजे को ही अगर वो आगे बढ़ा रही है, तो इसको काउंटर करने के लिए कितना मुश्किल होगा आकाश आनंद को, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जैसे अगर नेता उनके सामने आता है। देखिए इसमें दो चीजें हैं। निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आजाद डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से नहीं आए हैं, वो कहीं ना कहीं अपने दम पर बने हुए संघर्षों से निकल करके आए हैं और दलितों के बीच एक बड़ा एक संदेश, एक मैसेज है कि ये आदमी हमारे संघर्षों में साथ रहा है, ये आदमी हमारे बीच से निकल करके आया है। दूसरी बात, आकाश आनंद के साथ ये बात जरूर है कि आकाश आनंद मायावती हैं और एक लंबी, कह सकते हैं कि बड़ी लेगेसी के साथ हुआ है, लेकिन दोनों के साथ प्रॉस एंड कॉन्स हैं। अब जो एक बहुजन का एक इतना बड़ा आप कह लीजिए कि उनके साथ नेटवर्क है, इतना बड़ा संगठन है, बीएसपी का जो पूरा का पूरा संगठन आकाश आनंद के साथ खड़ा होगा, जबकि ये संगठन बनाने में अभी चंद्रशेखर आजाद को मेहनत करना होगा। चंद्रशेखर आजाद के साथ फायदा ये है कि वो संसद में बोलेंगे और उनकी बात संसद से जब निकलेगी तो उस दलित समाज में भी जाएगी और बड़े स्तर पर जाएगी। दूसरी तरफ मायावती और मायावती का पूरा संगठन, बसपा का संगठन, बहुजन, DS4, ये तमाम ऐसे संगठन होंगे जो आकाश आनंद को बैक करेंगे। इसलिए दोनों की लड़ाई उसी दलित वोट, उसी एस्पिरेशनल यूथ को अपने साथ जोड़ने की होगी, जो कि आने वाले वक्त में दिखाई देगी। इसीलिए मैंने कहा है, ये मैं कहता हूँ कि ये दलित पॉलिटिक्स, दलित विमर्श और खास करके यूथ जो दलित है उसके लिए सोने पे सुहागा है कि उसको दो यूथ चेहरे उसके सामने होंगे, जिसमें से उसके पास चयन करने के लिए उसके पास विकल्प होगा। ऐसे अगर मायावती के भतीजे के तौर पर आते
तो उनके पास एक मजबूरी होती कि भाई अगर वोट करना है तो इन्हीं को करना है। अब तो चंद्रशेखर भी सामने है और आकाश आनंद भी सामने है, और ऐसे में दोनों के बीच कंपटीशन होगा। और मुझे लगता है कि ये किसी भी एक पॉलिटिक्स के लिए ये स्वस्थ शुरुआत होगी इस सामने वाले के पास निकल। बिल्कुल सही। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू हमसे बात करने के लिए, और देखते हैं कि इसके बाद बीएसपी का जो है वो फॉर्चून चेंज होता है। थैंक यू।